गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो अभी हम लेने जा रहे हैं आपका मास्टर क्लास। ये आपके MSOE 002 का पेपर है। बेसिकली आपका डायस्पोरा का जो पेपर है वो मैं आज आपको यूनिट 1 से लेकर लास्ट यूनिट तक डिस्कस करूंगी। यहाँ पे आपका अगर एग्ज़ाम बिल्कुल ही कल या परसों है तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, और अगर आप ये कोर्स अभी शुरू कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो आपको एक अच्छा गाइडलाइन दे देगा कि आपको कहाँ से शुरू करना है और क्या क्या टॉपिक्स आपको एक्सप्लोर करनी है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आप कुछ टर्म्स को मिला लीजिएगा, बाकी टर्म्स तो आप समझते ही होंगे थोड़ा बहुत। एक्सप्लेनेशन में हिंदी में ही रखूंगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 से शुरू करते हैं कि ट्रांस नेशनलिज्म क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और डायस्पोरा क्या होता है। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मार के जाने की ज़रूरत नहीं है। इन सब टर्म्स को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो और इग्नू बहुत ही अच्छे से नंबर देता है अगर आपने अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, ट्रांस नेशनलिज्म क्या होता है कि जब कोई भी इंसान अपना देश छोड़ के जाता है, ठीक है, मैं एक बार पेन ले लूं। कोई भी इमिग्रेंट जब अपना देश छोड़ के जाता है और स्टिल अपने देश से एक कहीं ना कहीं लगाव रखता है, उसको हम ट्रांस नेशनलिज्म कह सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया छोड़ के अमेरिका रहने गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया को भूल गए। कहीं ना कहीं इंडिया के साथ आपका एक कनेक्शन रहा। वो बहुत सारे लेवल्स पे हो सकता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल। और इसीलिए जो ये आइडिया है वो नेशनल आइडेंटिटी या सिंगल नेशनल आइडेंटिटी को क्वेश्चन करता है। मान लीजिए कि भले आपने जाके अमेरिका में अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली, आप अमेरिकन बन गए, फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो भारत में बसता है। और इसी आइडिया को हम ट्रांस नेशनलिज्म कहते हैं कि कहीं और रह के भी आप स्वदेश मूवी का जो एग्जाम्पल है, अगर आपने देख रखी हो, शाहरुख खान की काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर टाइम हो तो देख भी लीजिएगा। तो उसको आप कई बार एग्जाम्पल में, स्पेशली इसमें एक फिल्म का चैप्टर है, उसके एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से वो विदेश जाने के बाद भी अपने यहाँ पे आता है और अपने देश की हालात देखता है और अपने देश में डेवलपमेंट चाहता है, तो उसी के लिए यहाँ रुक जाता है। उन सब चीज़ों से आप समझ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फीचर है कि, या एक ऐसा फिनोमिना जो समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से जो पूरी दुनिया है ना, वो अब दुनिया नहीं रही, दूरी नहीं रही, हम एक ग्राम में तब्दील हो रहे हैं, गांव बनते जा रहे हैं, क्योंकि इतना कनेक्शन है। आप तुरंत कॉल करिए, अमेरिका में कर सकते हैं, कनाडा में कर सकते हैं, तुरंत ईमेल भेज सकते हैं, उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, और हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी हो गए हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ग्लोबल पैंडेमिक जब कोरोना वायरस आया था, तो जिस कंट्री के पास जब भी वैक्सीन बना, वो दूसरी कंट्री को सप्लाई कर रहे थे। तो इसी तरीके से हम कनेक्टेड हैं, बिजनेस के तौर पे, रिलेशंस के तौर पे, कल्चर के तौर पे, बहुत सारे लेवल पे। डायस्पोरा क्या होता है, क्योंकि ये पेपर ही पूरा डायस्पोरा पे है। तो देखिए, जब किसी को अपना होमलैंड, यानी आप जहाँ पे बॉर्न हुए हो, वहाँ से कहीं और दूर चले जाना पड़े, उसको हम डायस्पोरा कह देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल में जो है वो वही देश बसता है, और ये एक तरीके के ट्रांस नेशनल कम्युनिटी बन जाती है। ट्रांस नेशनल जब भी आता है, या ऊपर का हमने ये टर्म पढ़ा था ट्रांस नेशनलिज्म, इसका मतलब ये है ना कि आप अपना देश छोड़ भी चुके हो, पर आपका देश आपको नहीं छोड़ा है। आप अमेरिका में बस गए, अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया, कहीं ना कहीं आपके अंदर भारत स्टिल है। बहुत लोगों को आप देखेंगे, वीडियो देखिएगा, कुछ बहुत सारे मिल जाते हैं कि कनाडा में भारतीय लोग रहते हैं, उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप भी है, पर भारतीय खाना खा रहे हैं, भारत के लोगों से रिलेशनशिप रख रहे हैं। तो वही चीज़ होता है डायस्पोरा, ठीक है, या ट्रांस नेशनलिज्म। उसके बाद अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें, जो भारतीय लोग भारत से बाहर चले गए, तो क्या क्या देखते थे। तो अगर हम बात करें ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव की, विचारधारा की, या ऐतिहासिक तौर पे, देखिए इन कुछ वीडियोस मैंने फुल भी बना रखे हैं, तो आप कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए वो फुल वीडियो भी देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उससे आपको थोड़ा और नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वो थोड़ा मोर डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, माइग्रेशन पैटर्न क्या था भारत का बहुत समय तक, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने बधुआ मजदूर बना के लोगों को दूसरे देश में लेके चले गए, और किस तरीके से भारत के लोग उनके जाने के बाद भी भारत से बाहर चले गए, इस सब चीज़ों को एग्जामिन करता है। तो आपको पता होगा कि जब भारत में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को भारत से, अलग अलग राज्यों से, अपने अफ्रीका के रीजन में, अमेरिका के रीजन में काम करवाने के लिए बधुआ मजदूर बनवा के, इंडेंचर्ड लेबर बोलते हैं, लेके गए थे, और उसी कारण वो लोग वहीं पे बस गए, उनका परिवार वहीं बन गया। वो भारत के होने के बाद भी भारत वापस नहीं आ पाए। तो ये कॉन्सेप्ट है।
सोशलॉजिकल आइडिया की हम बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं कि उनकी आइडेंटिटी कैसे होती है या इंटीग्रेशन कैसे होता है या सोशल नेटवर्क कैसे होता है। मान लीजिए कि आपको भारत से अमेरिका लेके चले गए, आपको क्या क्राइसिस वहाँ पे आ रही है, आपकी आइडेंटिटी को किस प्रकार से देखा जाता है, भारतीय आपको समझा जा रहा है, अमेरिकन समझा जा रहा है, क्या आप वहाँ के लोगों से घुल मिल पाए हो और किस प्रकार की संबंध उनके साथ है। सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम ये पढ़ते हैं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये डायस्पोरा, एक जब देश आप छोड़ के जाते हो तो वो इम्पैक्ट कर रहा है आपकी होम कंट्री को, होस्ट कंट्री को। बहुत लोग भारत छोड़ के जाके सिटीजनशिप ले लेते हैं अमेरिका की, कनाडा की, लेकिन स्टिल वो पैसा भेजते हैं अपने घर के रिश्तेदारों को या किसी को। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह की इकॉनमी, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका में या कनाडा में, और वहाँ से कमा के पैसा अपने घर पे भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय इकॉनमी को फ़ायदा मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप पैसा भेज रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वहाँ से कोई बिजनेस यहाँ पे खोल दे रहे हैं या कोई कनेक्शन खोल दे रहे हैं, तो इससे फ़ायदा होता है। कल्चरल पर्सपेक्टिव की किस तरीके से कल्चरल प्रैक्टिसेस चेंज हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भारत छोड़ के गए तो वहाँ पे आप बिल्कुल ही कैनेडियन ही बन जाओगे। कुछ कनाडा का, कुछ भारत का, तो कुछ मिक्स हाइब्रिड कल्चर और हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ आने लगती हैं, जो मिक्सचर होती हैं जहाँ पे आप हो और जहाँ पे से आप आए हो। अ, एक लॉगिंग होता है, एक तरीके से आप समझिए कि आप, क्या मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि आपने भारत छोड़ दिया पर भारत ने आपको नहीं छोड़ा, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हमेशा हमें अपने गांव से, अपने देश से होता है। स्पेसिफिकली जब आप अपना देश छोड़ के चले जाएं, मतलब आप इंडिया में किसी स्टेट को छोड़ के जाते हैं और किसी दूर स्टेट में, मतलब मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, आप छोड़ के केरला गए और वहाँ पे आपके यहाँ का कोई मिला, तो एक एक होता है ना कि अरे यार ये तो अपना है। वैसे ही फीलिंग आती है जब आप अपना देश छोड़ के एकदम ही विदेश में किसी अपने से मिलो, और वो अटैचमेंट अपने देश से कभी नहीं ख़त्म होती है, और इसीलिए हम फिर भी कनेक्शन बना के रखते हैं। और देखेंगे कि भले दो कैनेडियन लोग हैं, मतलब उनको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई पर वो भारतीय हैं, फिर भी उनके बीच में संबंध बना रहेगा। ठीक है, बिलोंगिंग यानी आप अपने होस्ट कंट्री को कितना एक्सेप्ट कर रहे हो। आपके पास सिटीजनशिप मान लो कनाडा की है, अमेरिका की है, तो आपको कहीं ना कहीं उनके कल्चर को, उनकी आइडेंटिटी को अपनाना ही पड़ता है। और किस तरीके से आपकी जो नेटिव, यानी आप जहाँ से आए हो और जहाँ पे गए हो, वहाँ का कल्चर मिलता है, वहाँ की आइडेंटिटी मिलती है और कुछ नया बन के निकलता है। क्योंकि आपको दो कल्चर्स को मेंटेन, इन बिटवीन स्टेट क्या, दो कल्चर्स को मेंटेन करके चलना है। मतलब बहुत लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें कोई एक्सेंट के साथ बोलता है, तो हम बड़े ट्रिगर हो जाते हैं, अरे यार ये कनाडा में जाके बदल गया है। बट कहीं ना कहीं वो एक्सेंट अडेप्ट करने का, अगर आप अमेरिका में गए तो अमेरिकन लोगों की तरफ बोलना एक ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज आपको वहाँ की आइडेंटिटी अपने अंदर लेनी पड़ेगी, वहाँ पे एक्सेप्टेंस चाहिए आपको। तो कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर आइडेंटिटी जो होती है वो डुअल हो जाती है, दो प्रकार की हो जाती है। ठीक है, अब हमें इंडियन डायस्पोरा को, यानी भारतीय जो बाहर के देशों में गए हैं, उनको समझने के लिए क्या क्या अप्रोचेस हम अपनाते हैं। मैंने आपको पहले ही इनके बारे में डिस्कस कर दिया। एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि कब भारत के लोग बहुत ही अधिक मात्रा में भारत छोड़ के बाहर के देशों में रहने गए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया सबसे मेजर हमारा जो भारतीय लोगों का भारत छोड़ के जाने का वो होता है, उसका रीज़न अंग्रेज होते हैं। मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, आगे के चैप्टर्स में बहुत आएगा ये। और अंग्रेज क्या करते हैं कि बहुत सारे राज्यों से मजदूरों को उठाते हैं, वो अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में और कई जगह पे लेके चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड वगैरह में भी काम करवाने के लिए बंधुआ मजदूर के तौर पे। कुछ बहुत ही कम पैसे उनको दिए जाते हैं और उनसे वहाँ पे काम करवाया जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद भी वो लोग, बहुत सारे लोग वापस नहीं आते, क्योंकि परिवार और उनका सब कुछ वहीं बस जाता है। तो बहुत सारे भारतीय आपको फ़िजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका में, केनिया में स्पेशली मिल जाएंगे रहते हुए। इवन यूनाइटेड किंगडम में आपको मिल जाएंगे रहते हुए, जो अंग्रेज़ों के समय पे वहाँ पे गए हैं जॉब करने के लिए। मतलब खुद से नहीं, अंग्रेज उनको ज़बरदस्ती बहुत केसेस में लेके जाते थे, और वो वहीं पे बन के उनकी नागरिकता वहीं पे लेके वहीं बस चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम मॉडर्न टाइम में बोले तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जाने लगे हैं। आपने एक ब्रेन ड्रेन के आइडिया के बारे में सुना होगा। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा भारतीय है ना, स्पेशली मैं इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स वगैरह की बात कर रही हूँ, वो इंडिया से IIT, MITs, एम्स वगैरह से पढ़ के बाहर कनाडा, अमेरिका में जाके जॉब करता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई पैसा उसको मिलता है वहाँ पे। उसे ब्रेन ड्रेन या प्रोफेशनल लोगों को भारत से जाना करना कहा जाता है। और बहुत सारे ट्रेडर्स भी
जाते हैं, ठीक है? देखिए मैंने इकोनॉमिक भी बताया कि वो वहाँ से पैसा भेजेगा कोई बाहर से तो फ़ायदा होगा, ट्रेड कर रहा है, कुछ और कर रहा है फ़ायदा। अब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि क्या जो होस्ट कंट्री में आप जा रहे हो, क्या वो आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है? बहुत बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत सारे इंडियन जो अमेरिका में या कनाडा में रह रहे हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है या उनको कई बार अकेला कर दिया जाता है, कई सारी उनके साथ बुरी घटनाएँ भी हो जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप अपना देश छोड़ के किसी नए देश में जाते हो, तो वो देश की पॉलिटिक्स, देश के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, जल्दी आपको सिटीज़नशिप नहीं मिलती और मिल भी जाती है तो फिर आपको एक अलग तरीके की नज़र से देखा जाता है। आप खुद ही सोचिए कि आपके देश में किसी देश के लोग आते हैं, जो देखने में थोड़े अलग हों, रहन-सहन में अलग हो, तो क्या आप लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर पाओगे? तो सेम सिचुएशन अदर जगह पे भी होता है, ठीक है? कि पुराने समय की बात करें जब अंग्रेज इंडेंचर्ड बंधुआ मजदूर बना के भारतीय लोगों को लेके गए थे तो ज़्यादातर ये लोग फीजी में केनिया में जहाँ पे इनकी खेती हुआ करती थी ना न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह में लेके गए थे। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम भी बात करें कि लोग कहाँ जा रहे हैं तो ज़्यादातर हमारे कंट्री से लोग जो पढ़ लिख के जाते हैं वो यूरोप के देशों में कनाडा में अमेरिका में जाते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक कल्चरलिज़्म का भी एक साथ में आइडिया आ रहा है क्योंकि मान लीजिए कि एक देश अमेरिका को ही हम एग्ज़ाम्पल ले लें जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आके इकट्ठा हुए हैं। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी अपनी विचारधाराओं में बदलाव लाना पड़ेगा और जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ हैं, जो अलग-अलग देशों से आई हुई हैं, उन कम्युनिटीज़ के कल्चर को भी समझना पड़ेगा। एंड जहाँ भी इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटी यानी इंडियन लोग दूसरे देशों में गए कहीं ना कहीं वहाँ मल्टी कल्चरल सोसाइटीज अब बनने लगी है। कनाडा का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे बाजार भी बहुत सारे इंडियन मिल जाएंगे, आपको इंडियन कपड़ा खाना सब कुछ मिल जाता है। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि भारत के जो लोग हैं या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो किस वजह से अपने होमलैंड से यानी अपने जहाँ पे भी आप बॉर्न हुए हो वो होमलैंड हो गया ना, वहाँ से अलग अलग पार्ट में गए और किस तरीके से उन लोगों ने कल्चरल सोशल और इमोशनल टाइज फिर भी रखा। जैसे कि एग्जाम्पल हम अगेन वही इंडिया का लेते हैं, भले आप भारत को छोड़ दे कहीं और की सिटीजनशिप ले ले, आप इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहोगे, आपके साथ आपका कल्चर आपका फूड आपका लाइफस्टाइल भी जाएगा। और अगर वो जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज, ठीक है? कहीं ना कहीं हम अपनी आइडेंटिटी जो होती है दूसरे देश में, होस्ट कंट्री जहाँ पे आप गए हो, ठीक है? अगर आप इंडियन हो तो कनाडा गए हो तो होस्ट कंट्री कौन सी हो जाएगी, कनाडा। तो किस तरीके से हम मेंटेन करके रखते हैं अपनी जो आइडेंटिटी है वहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए आप पूरी तरीके से कैनेडियन हो नहीं सकते लेकिन आपके अंदर कुछ तो कैनेडियन एलिमेंट आना चाहिए ना, चाहे वो आपकी बोलने में हो रहन सहन में, तो कुछ ना कुछ अगर आप कहीं रहते हो तो वो तो आ ही जाता है। अब देखिए आपका जो डायस्पोरा होता है या आपका कहीं से अगर आप छोड़ के जा रहे हो देश कोई कंट्री, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो होता है वॉलंटरी, क्योंकि आपने खुद से वो छोड़ा। मान लीजिए आपको जॉब चाहिए किसी और देश में, आपको भारत में अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप अमेरिका या कनाडा चले गए। एजुकेशन हो सकता है आपको मे बी अमेरिका में या कनाडा में पढ़ाई करना हो इसलिए आप चले गए। एक होता है आप जाना नहीं चाहते थे पर आपको मजबूरी में जाना पड़ा, जिसको हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा या कोई युद्ध हो रहा है आपके देश में, या जो स्थिति है आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारी कंट्रीज है जहाँ पे युद्ध होता रहता है काफ़ी हद तक। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और आपको मजबूरी में आप अपना देश ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। अब क्या क्या चीज़ें हैं कि एक डायस्पोरा को इन्फ्लुएंस करती है? तो देखिए किसी भी देश को अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, किसी भी देश में आप जाना चाहते हैं, लोग अमेरिका कनाडा की तरफ क्यों भागते हैं, तो मेजर रीज़न होता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। आप अगर छोटा मोटा वेटर का भी जॉब करते हो तो आप इतना कमा लोगे कि आप ढंग से अपनी लाइफ बिता सकते हो। वहाँ वो पॉलिटिकली स्टेबल है, मतलब वहाँ पे बहुत युद्ध नहीं हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, तो आप आराम से वहाँ पे रह सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे एजुकेशन और अदर जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है? तो अभी हम डायस्पोरा ऑफ वर्ल्ड देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हमें लोगों ने अपने देश को छोड़ना पड़ा, ठीक है? उसके बाद इसमें मेजर हमारे एग्जाम्पल आते हैं इंडियन, जेविश और चाइनीज़, अफ्रीकन, आयरिश और आर्मेनियन डायस्पोरा। बट जेविश, चाइनीज़ और अफ्रीकन जो डायस्पोरा है वो आपके बुक में इस पर्टिकुलर चैप्टर में हाईलाइट किया गया है। इंडियन तो आप पूरी बुक में ही पढ़ोगे तो ये हम देखेंगे। देखिए जेविश जो डायस्पोरा था ना, तो बेसिकली क्या हुआ कि जो जेविश लोग थे
इसको मैं एक छोटे से वीडियो में थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूँगी, 2-3 मिनट का वीडियो मैं डालूँगी, आप देख लीजिएगा, इसके बाद डालूँगी। थोड़ा मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊँगी तो आप अच्छे से समझ जाओगे। बट आप समझ लो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ये ज्यूइश जो लोग हैं वो एक तरीके का धर्म होता है, लोग होते हैं और उनको बार-बार एक ही स्थान से उनको एंशिएंट टाइम से, प्राचीन काल से निकाला जाता है और उनको अलग-अलग जगह पे जाना के रहना पड़ता है। अगर हम बात करें तो ये लोग जहाँ भी ज्यूइश लोग जाते हैं वहाँ उनका कल्चर, उनका रिलीजन आइडेंटिटी साथ में ही रहती है और इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में कंट्रीब्यूट भी किया है। मान लीजिए कि इन्होंने अपना देश छोड़ा, दूसरे देश में गए तो वहाँ पे आर्ट में, साइंस में, बिज़नेस में, पॉलिटिकल बिज़नेस वगैरह में ये कंट्रीब्यूट भी करते हैं, ठीक है? लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि आप ए देश को छोड़ के किसी बी देश में जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको सब लोग एक्सेप्ट करें, कहीं न कहीं आपके प्रति एक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अगर हम चाइनीज़ डायस्पोरा की बात करें, तो इसमें ट्रेडर्स और लेबरर्स जो थे, भारत की सिमिलर सिचुएशन इनकी भी थी। ये अपना देश छोड़ के जाते हैं, क्यों? इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ की वजह से, और पॉलिटिक्स में भी बहुत इश्यू होता है चाइना में, इसकी वजह से ये लोग अपना देश छोड़ के जाते हैं और काफ़ी सारे देशों में जाते हैं, अमेरिका में, कनाडा में। और इसीलिए अगर आप आज के टाइम पे इन देशों में जाओगे ना, आप कहीं के भी देश में चले जाओ, मोस्ट ऑफ केसेस में, इवन भारत में भी अगर आप वेस्ट बंगाल में जाते हो तो वहाँ पे आपको चाइना टाउन मिल जाएगा। चाइना टाउन इज़ सिंपल कि वहाँ पे चाइनीज़ लोग रहते हैं और अपने यहाँ का खाना-पीना बेचते हैं और एक छोटा-सा उन्होंने गाँव ही बसा लिया है या एक जगह ही बना लिया है। तो आप कोरिया चले जाओ, जापान चले जाओ, अमेरिका, कनाडा, हर जगह आपको चाइना टाउन मिल जाएगा। बेसिकली चाइनीज़ लोग वहाँ पे रहते हैं और अपना काम वगैरह करते हैं, ठीक है? उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन आपको हमेशा आएगी, आइडेंटिटी की क्राइसिस हमेशा आएगी। आप अपने आप को चाइनीज़ कहोगे या अमेरिकन कहोगे क्योंकि आपके पास सिटीजनशिप है, ये हमेशा देखने को हमें मिलता है। अफ्रीकन का हम केस लें तो बेसिकली इनको एक तरीके से स्लेव बना के लेके गया था। स्लेव ट्रेड आपको पता है, पहले बहुत ज़्यादा बधुआ मजदूरी, चाहे दास प्रथा थी और अंग्रेज, काफ़ी सारे अंग्रेज और यूरोप के लोग इन लोगों को, अफ्रीकन लोगों को दूसरे देशों में लेके गए थे काम करवाने के लिए। इसकी वजह से ये काफ़ी सारे आपको अमेरिका में और अन्य देशों में मिल जाएंगे। इवन कॉलोनियल फेज़ में, उससे पहले वाले फेज़ में भी और बाद में भी इनको मतलब ज़बरदस्ती परेशान किया गया अफ्रीकन लोगों को। और ये गए तो साथ में अपना जो कल्चर था उसका इन्फ्लुएंस कहीं न कहीं लेके गए। तो इन जिस भी देशों में ये बसे हैं उनका कल्चर, म्यूज़िक वगैरह आप देख सकते हो, उन कंट्रीज़ में आपको झलकेगा अफ्रीकन। और इन लोग को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता है रंग भेद जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका में देखने को मिलता है और असमानता भी बहुत देखने को मिलती है। और अमेरिका में नहीं, काफ़ी जगह पे अफ्रीकन लोगों को ये रंग भेद वाला मामला तो देखना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी जो मेंटालिटी है वो ऐसी ही है कि कलर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और सफ़ेद को पता नहीं क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब हमारा फोर्थ जो है वो है माइग्रेशन सेटलमेंट ऑफ इंडियन अब्रॉड। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो माइग्रेट हुए हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में भारत को छोड़ के। और बहुत बड़े स्केल पे जो होता है माइग्रेशन वो कॉलोनियल एरा में, यानी जब अंग्रेज भारत आते हैं तब होता है और अभी भी हो रहा है वैसे तो। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, भारतीय बहुत सारे मजदूरों को कैरिबियन में, फिजी में, साउथ अफ्रीका में लेके जाते हैं। काम क्या होता है कि वहाँ पे इन लोगों ने अपने खेत उगाए होते हैं, मतलब अंग्रेजों ने अपने वहाँ पे खेत चालू किए होते हैं, तो उन्हें खेतों में और छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर चाहिए होता है, तो ये भारतीयों को वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे उनसे काम करवाते हैं। उसके बदले थोड़ा बहुत पैसे देते हैं और खाने पीने की चीज़ें देते हैं। अगर हम अभी की बात करें मॉडर्न टाइम की, तो कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट में हम लोगों के यहाँ से लोग काफ़ी जाते हैं। इवन मिडिल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोपियन कंट्रीज़ में। मिडिल ईस्ट में आपको पता है कि वर्किंग क्लास अभी भी जाती है एज अ वर्कर काम करने के लिए। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट या यूरोपियन कंट्रीज़ में आईटी वाले लोग काफ़ी जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, या जो आईआईटीएंस हैं, आईआईएम से जो पढ़े हुए बच्चे हैं, वो जॉब की तलाश में यहाँ पे जाते हैं। तो अगर हम बात करें कॉलोनियल बैकग्राउंड की, जब भारत में अंग्रेज आए तो किस तरीके से 19वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे स्लेव लेबर को या इंडेंचर्ड या बधुआ मजदूर को ये लोग अलग अलग प्लांटेशंस में अपने खेतों में काम कराने के लिए लेके गए। बहुत सारे देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में लेके गए, कैरेबियन में, अफ्रीका में लेके गए। और
इनको प्रॉमिस इन्होंने कहा था कि 5 से 10 साल में हम ना वापस तुमको रिटर्न तुम्हारे देश में भेज देंगे या तुमको वहीं पे लैंड या ज़मीन दे देंगे। और लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। ये भारतीय लोगों को वहाँ पे लेके जाते, उनको बहुत ज़्यादा शोषित करते और काफ़ी काम करवाते। काफ़ी लोग तो रास्ते में ही मर जाते, क्योंकि पहले हम लोग जो था वो सी से जाते थे ना, पानी के रास्ते। तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती, खाने-पीने को चीज़ें नहीं मिलती और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाया जाता था इनसे। और इसी वजह से इंडियन जो कम्युनिटीज़ थी वो डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स पे रहने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वो वापस ही नहीं आ पाए भारत। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भारतीयपना को अपने अंदर जिंदा रखा, इवन न्यू इन्वायरमेंट में रहने के बाद भी। और 1920th सेंचुरी में जब तक भारत में अंग्रेज रहे तब तक ये चलता रहा कि ये अपने देश में भी लेके चले जाते थे, फ्रांस में भी लेके चले जाते थे, डच में भी लेके चले जाते थे। और भी जो ये ब्रिटिश और फ्रेंच और डच कॉलोनीज थी ना, ये लोग भी भारतीय लोगों को बाहर लेके चले जाते थे और भी देशों में। मॉरिशस में, फिजी में जाइएगा तो बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं दूर आए हो, आपको लगेगा कि भारत में ही है। अफ्रीका के भी कई जगह पे एकदम भारतीय वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पे भी आपको समोसा खाने को मिल जाएगा, यहाँ भी आपको समोसा खाने को मिल जाएगा मॉरिशस और फिजी में। ठीक है। एक कानगानी और मैस्त्री सिस्टम भी था। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, बर्मा हो गया, अ, मलेशिया वगैरह हो गया, यहाँ पे ना सेमी बॉन्डेड लेबर्स को अरेंजमेंट की जाती थी। और बेसिकली ये थोड़े बहुत स्किल जानने वाले लेबर थे और कुछ काम के लिए जाते थे और बेसिकली व्यापार में मदद करते थे अंग्रेजों का। और एकदम जो होते थे कानगनीज जो होते थे, वो प्लांटेशन में काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, इनको कोई स्किल नहीं आता था, ये लेबर जाती थी वहाँ पे। ठीक है। और लेकिन आज़ादी के बाद लोग खुद से भारत छोड़ के जाने लगे। आज़ादी से पहले जब अंग्रेज थे तो उनको ज़बरदस्ती लेके गए थे, पर आज़ादी के बाद लोग खुद जाने लगे। किस लिए? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, पढ़ाई अच्छी मिल जाती बाहर के देशों में, और या तो जॉब अच्छे मिल जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा जाते हैं लोग 1960s के बाद, आज़ादी के काफ़ी बाद। और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जो कि आईटी या हेल्थ केयर के हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जाते हैं। और इनका फेवरेट डेस्टिनेशन आपका यूएस, कनाडा, यूरोप है। और लार्ज स्केल माइग्रेशन हम 1970 के बाद भी देखने को मिलता है कि भारत के बहुत सारे जो लोग थोड़ा बहुत स्किल जानते हैं ना, जैसे कंस्ट्रक्शन में काम कर सकें, डोमेस्टिक काम कर सकें या सर्विस में काम करें, वो मिडिल ईस्ट में, आपने सुना होगा काफ़ी लोग दुबई उबई जाते हैं, तो वो इस टाइप के काम करने के लिए जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे और बहुत ही कम इनको राइट्स वगैरह मिलते थे जिन भी देशों में जाते थे, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाते थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो लार्जेस्ट और मोस्ट वाइड स्प्रेड है ग्लोबली। यानी बहुत सारे भारतीय, बहुत ही बड़ी संख्या में भारतीय बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं। और अपने देश को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत करने का भी ये कारण रहता है और अपने कल्चर को भी फैला रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा